हेलो दोस्तों, आओ हम इस वीडियो में फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। जो कोई भी वनडे एग्जाम हो, ये सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जो मात्रक से हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो हमारा होता है जूल। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। तो देखो पहला ऑप्शन क्या दिया था, सेल्सियस। तो सेल्सियस किसका मात्रक होगा, क्योंकि सेल्सियस भी किसी चीज का मात्रक होगा। तो सेल्सियस होता है हमारा मात्रक होता है ताप का। फ़ारेनहाइट भी मात्रक किसका होता है, ताप का। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन सही रहेगा, लेकिन जो बाकी हमारे तीन ऑप्शन रहेंगे वो भी उससे हम तीन क्वेश्चन बना लेंगे। जैसे यहाँ पर कभी पूछा जाए ताप का मात्रक, तो क्या होगा, सेल्सियस। ताप का मात्रक क्या होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है। इसके बाद ऑप्शन नंबर जो डी होता है, तो वाट भी तो किसी चीज का मात्रक होता होगा ना। तो जो वाट हमारा होता है वो होता है शक्ति का मात्रक। जो शक्ति का मात्रक होता है वो हमारा वाट होता है। तो इसमें उष्मा का मात्रक पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद जैसे दूसरा एक क्वेश्चन दिया है, ताप का एसआई मात्रक क्या होगा। ताप का एसआई मात्रक, तो जो हमारा ताप होता है, तो ताप का जो हमारा एसआई मात्रक होता है वो होता है केल्विन। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा, ए हो जाएगा सही। तो जो बी ऑप्शन दिया है एम्पियर, तो एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा, जो विद्युत धारा होता है उसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो कैंडिला भी किसी चीज का मात्रक होता है, वो होता है पदार्थ, होता है ज्योत तीव्रता का। ज्योत तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है कैंडिला। कैलोरी, कैलोरी हमारा होता है उष्मा का मात्रक, उष्मा का मात्रक। तो यहाँ ताप का मात्रक, ताप का मात्रक कैलोरी, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो एक बात पता होनी चाहिए कि भैया जो प्रकाश होती है, तो प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कहीं पर तेज होती तो कहीं पे धीमी होती। तो प्रकाश की चाल अगर देखा जाए, सबसे तेज, सबसे तेज, तो सबसे तेज हमारी होती है निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है निर्वात में, और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होते हैं। और सबसे धीमी जो होती है, सबसे धीमी, तो सबसे धीमी होती है हीरे में। ये भी हमारा क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश की चाल सबसे धीमी कहाँ होती है, तो होती है हीरे में। सबसे तेज कहाँ होती है, निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ निर्वात में प्रकाश की चाल पूरा, तो ये ऑप्शन कहीं मैच नहीं खा रहा, क्योंकि यहाँ मीटर में है, जबकि यहाँ किसमें है, किलोमीटर में। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्योंकि अगर इस मीटर को किलोमीटर में चेंज करना चाहते हैं, तो हम 1000 से भाग कर देंगे। तो इसका मतलब ये देखो, ये कितना जीरो हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। 10⁸ का मतलब 8 जीरो पीछे लगा दिए। अब मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे, तो 1000 से भाग करेंगे, तो 1000 से भाग कर देंगे, किसमें आ जाएगा, किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर सेकंड, 3 जीरो से हमारे 3 जीरो क्या हो गए, कैंसिल। तो बचे हमारे कितने जीरो, 5 जीरो। तो देखो यही तो हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा सही। तो निर्वात में प्रकाश की चाल हमारी इतनी हो गई, किलोमीटर पर सेकंड हो गई। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद देखो लिखा है, प्रकाश होता है, मतलब प्रकाश भी एक तरंग है। प्रकाश भी एक तरंग है। देखो प्रकाश में जो होता है, प्रकाश में द्वैत प्रकृति पाई जाती है। द्वैत प्रकृति पाई जाती है, द्वैत प्रकृति पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश में दो प्रकार की प्रकृति पाई जाती है। द्वैत का मतलब दो प्रकृति। कोई भी ब्रह्मांड का कोई भी पदार्थ होगा, तो उसमें दो प्रकार की प्रकृति पाई जाती है। उसी प्रकार प्रकाश में भी दो प्रकार की प्रकृति पाई जाती है। तो जिनमें दो प्रकृति पाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वैत प्रकृति। तो द्वैत प्रकृति का मतलब यह हुआ कि प्रकाश कणों की भांति भी व्यवहार करती है, कणों के भांति, और प्रकाश तरंगों की भांति भी व्यवहार करती है, तरंग की भांति। मतलब जो हमारी प्रकाश होती है, तो प्रकाश कणों की भांति व्यवहार करती है, और प्रकाश तरंगों की भांति भी व्यवहार करती है। तो प्रकाश के इस गुण को हम क्या कहते हैं, द्वैत प्रकृति। तो कणों की भांति व्यवहार करती है, ये किसने बताया, तो प्रकाश कणों की भांति व्यवहार करती है, ये बताए थे न्यूटन ने बताया था। किस सिद्धांत में बताया था,
तो न्यूटन का एक अपनाया था कणिका सिद्धांत। तो यहाँ से देखो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कणिका सिद्धांत में क्या बताया गया है। तो कणिका सिद्धांत में यह बताया गया है कि प्रकाश किसकी भांति व्यवहार करती है, कणों की भांति व्यवहार करती है। ये किसने बताया था, न्यूटन ने। प्रकाश तरंगों की भांति व्यवहार करती है, ये बताए थे हाइगेंस नाम के वैज्ञानिक ने। हाइगेंस ने अपना एक सिद्धांत दिया जिसमें हाइगेंस ने बताया कि हाइगेंस किसके भांति व्यवहार, मतलब हाइगेंस ने बताया कि जो प्रकाश होते हैं वो तरंगों के भांति व्यवहार करते हैं। जो हाइगेंस का नियम था उसे हम हाइगेंस का नियम कहते हैं। तो तरंग के भांति व्यवहार करते हैं। तो हमको लगता है कि प्रकाश तरंग है। प्रकाश क्या है, तरंग। देखो ये एक होता है प्लांक का सिद्धांत। प्लांक के सिद्धांत क्या बताता है कि जैसे कोई भी पदार्थ हुआ, अगर वो धीमी चाल से चल रहा है तो कणों की भांति व्यवहार करता है, लेकिन अगर उसकी चाल अधिक कर देंगे तो तरंगों के भांति व्यवहार करेगा। जैसे कि अगर आप पंखे को चला रहे हो, पंखा धीमा चल रहा है, तो अगर पंखे में 4 पर लगे तो तुमको दिखाई देंगे वो 4 पर है, लेकिन अगर वही चाल अधिक हो जाए तो आपको लगेगा कि वो पूरा पंखा एक ही है, मतलब उसमें पर नहीं। तो उसमें तरंग के भांति व्यवहार करता है कि नहीं। तो उसी प्रकार ये हुआ कि कणों के भांति व्यवहार करता है, तरंग के भांति व्यवहार करता है हाइगेंस। तो हमको पता है तरंग 2 प्रकार की होती है। जो तरंगे होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। तो इससे देखो कई क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। जैसे पूछा है तरंग कितने प्रकार की होती है, तो तरंग एक हमारी होती है अनुप्रस्थ तरंग, और एक होती है अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती है, देखो तरंग चलेंगे तो किसी माध्यम में ही तो चलेंगे, मतलब जब तरंग चल रही है तो उसके चलने की एक दिशा होगी। तो अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनमें मतलब जो 2 तरंग चल रही है तो उसके जो कण होते हैं वो कण लंबवत कंपन करते हैं। मतलब अगर तरंग इस प्रकार चल रही है तो उसके कण कंपन इस प्रकार करें तो उस तरंग को हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जिस तरंग में देखो एक होती है अनुदैर्घ्य तरंग। तो अनुदैर्घ्य तरंग वह तरंग होती है जिस माध्यम में तरंग चल रही हो उसी माध्यम में क्या चल रहे हो, कण, उसी माध्यम में कण चल रहे हो। तरंग क्या है, जब कोई पदार्थ या कोई कण कंपन करते हुए चलता है तो उसे हम तरंग कहते हैं। तो जब चलने की दिशा के लंबवत कण कंपन करे तो उसे अनुप्रस्थ कहते हैं, और जब उसी दिशा में कंपन कर रहे हो तो उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। इसकी दूसरा पहचान क्या है, अंतर। अनुप्रस्थ तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि अनुदैर्घ्य तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था, प्रकाश। तो देखो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रकाश निर्वात में भी चलता है, और प्रकाश पानी जल चाहे जहां सब माध्यम में चल लेता है कि नहीं। तो हम बताएं जिस तरंग को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है उस तरंग को हम कौन सी तरंग कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो इसलिए प्रकाश कैसी तरंग हो जाएगी, अनुप्रस्थ तरंग हमारी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे अभी हम पूछे ध्वनि कौन सी तरंग होगी, तो ध्वनि कौन सी तरंग होगी, अनुदैर्घ्य। क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं तो हमारी ध्वनि सुनाई पड़ रही है, लेकिन जैसे हम चले जाएंगे निर्वात में तो जब निर्वात में बोलेंगे तो हमारी ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां माध्यम नहीं है। तो जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है उन तरंगों को अनुदैर्घ्य कहते हैं, जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब जैसा यहाँ पर लिखा है कि अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकते हैं। तो देखो अनुप्रस्थ तरंगों के लिए माध्यम हो चाहे ना हो, वो सभी माध्यम में चल सकती है, चाहे माध्यम हो चाहे ना हो। तो देखो यहाँ लिखा अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं, तो वो गैस में भी उत्पन्न की जा सकते हैं, ठोस में भी उत्पन्न की जा सकती हैं, द्रव में उत्पन्न हो सकते हैं, निर्वात में भी चल सकती हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तीनों माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं अर्थात चल सकती हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, जैसे यहाँ तो क्वेश्चन आ ही गया कि ध्वनि तरंगे कैसी हैं। तो ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। क्योंकि हम क्या बताएं, वे तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम को आवश्यकता पड़ती है उन तरंगों को हम क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। जैसे पानी है तो पानी चल रहा, पानी भी तो एक तरंग है, पानी चल रहा तो पानी चल रहा तरंग हुआ। तो पानी ऐसा तो है नहीं कि हवा में उड़ने लगेगा, उसको चलने के लिए माध्यम को आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए पानी जो पानी की तरंग होती है, धारा भी कौन सी तरंग हो जाएगी, अनुदैर्घ्य, और ध्वनि भी हमारी कौन सी तरंग हो गई, अनुदैर्घ्य तरंग हो गई। जैसे यहाँ लिखा अनुदैर्घ्य तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं, तो कहाँ नहीं उत्पन्न की जा सकती हैं, निर्वात में। क्योंकि हम क्या बता, अनुदैर्घ्य तरंगे किस माध्यम में नहीं उत्पन्न की जा सकती अर्थात नहीं चल सकती हैं, तो निर्वात में ध्वनि, मतलब निर्वात में अनुदैर्घ्य तरंगे नहीं चल सकती हैं। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन हुआ
कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक। तो जो हमारा कार्य का एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल। केल्विन किसका मात्रक होता है? ताप। कैलोरी किसका मात्रक होता है? उष्मा। ये पहले ही बता चुके हैं। ये होता है ताप का मात्रक। हार्स पावर ये होता है किसका मात्रक? शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक एक वाट भी होता है, एक वाट भी होता है, एक हार्स पावर भी होता है। हार्स पावर, हार्स पावर का मतलब आंसू, हार्स को, हार्स का मतलब घोड़ा, और उसे हिंदी में क्या कहते हैं? आंसू। पावर का मतलब क्या हुआ? शक्ति। तो एक शक्ति बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट। जैसे 1 किलो नहीं होता है, 1 किलो बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है ना। उसी प्रकार आश शक्ति भी एक शक्ति का मात्रक होता है। तो एक आश शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत देखने को एग्जाम में मिलता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो गया। तो यहाँ लिखा सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है? तो होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्यों? देखो, अगर कोई भी जो हमारा सूर्य होता है, सूर्य में, सूर्य मुख्यतः दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक हमारा होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है हीलियम। जो हाइड्रोजन होता है लमसम में कितना परसेंट होता है? 91%। जबकि हीलियम हमारा कितने परसेंट होता है? 8% होता है। बाकी अन्य गैसें होती हैं, अन्य गैसें, वो अन्य गैसें बाकी 1% में क्या होते हैं? हमारी अन्य गैसें होती हैं। तो हम यहाँ पर ऑप्शन नाभिकीय संलयन बता दें। क्यों नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले ये बता दें नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। जब कोई छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलकर किसी बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। एक होता है नाभिकीय विखंडन। विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना। जब कोई छोटे छोटे जब कोई बड़ा नाभिक टूटकर छोटे छोटे नाभिकों में विभाजित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। तो यहाँ पर जो जैसे क्या होता है कि जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है उसका संलयन किसमें हो जाता है? हीलियम में। हमको पता है कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है। जबकि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। परमाणु भार कितना होता है? 4। तो इसमें बड़ा नाभिक कौन हो गया? हीलियम हुआ। तो यहाँ पर जो हम क्या बताए नाभिकीय संलयन का मतलब छोटे छोटे नाभिक का मिलकर किसी बड़े नाभिक का निर्माण करना। तो यहाँ पर जैसे सूर्य हुआ तो सूर्य में हाइड्रोजन का संलयन किसमें हो जाता है? हीलियम। हाइड्रोजन आपस में संलयन करके हीलियम का निर्माण कर देते हैं, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। वही ऊर्जा हमें प्रकाश के रूप में मिलती है। इसलिए नाभिक जो हमें सूर्य और तारों से नाभिकीय संलयन विधि द्वारा हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। वर्ण विक्षेपण क्या है? वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे इंद्रधनुष किसके कारण बनते हैं? वर्ण विक्षेपण के कारण। अब यहाँ पे लिखा है सूर्य बना होता, तो अभी इससे पहले हम क्वेश्चन बता चुके हैं कि जो सूर्य बना होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या होती है? हाइड्रोजन। इसके बाद क्या होता है? हीलियम। अब हाइड्रोजन भी ऑप्शन में, हीलियम भी है, कार्बन भी होता है, लेकिन सबसे अधिक क्या होता है? मुख्यतः पूछ रहा है ना, तो मुख्यतः कौन होता है? हाइड्रोजन होता है और हीलियम। कार्बन भी होता है, ऐसा नहीं कि कार्बन नहीं होता है, लेकिन इसमें 1% में कार्बन हो गया, लोहा हो गया, ये सभी चीजें होती है, तो इसलिए ये नहीं। मुख्यतः पूछ रहा मतलब मुख्य क्या होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। इसलिए ऑप्शन ए व बी दोनों हमारे सही हो जाएंगे। इसके बाद लिखा है विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र। देखो ऐसा नहीं, ये सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे। जैसे यहाँ पे लिखा विद्युत धारा को, जैसे कोई भी चीज होती है तो उसको मापने के लिए यंत्र होते हैं। जैसे हमें कोई आलू तोलना है तो उसके लिए तराजू होता है, दूध को नापना तो लीटर होता है। उसी प्रकार अगर हमें विद्युत धारा को मापना है तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर देखो, अमीटर इस प्रकार का होता है, उसमें सुई यहाँ पे लगे होते हैं। अगर ये इधर घूमी तो मतलब धारा का प्रवाह इधर होता है। यहाँ पे 2 तार लगे होते हैं, इस प्रकार क्या होता है? अमीटर होता है। अगर इधर धारा घूमी तो इधर धारा का प्रवाह होता है। इससे हम क्या नापते हैं? धारा का मान, उसे हम क्या कहते हैं? अमीटर। तो धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र अमीटर हो गया। ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये भी कोई यंत्र ही होंगे। जैसे यह हुआ वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर से हम किसको नापते हैं? वोल्टता। वोल्टता अर्थात क्या नापते हैं? विभवांतर। विभवांतर को नापने के लिए, विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। एम्पियर तो हमारा मात्रक हो, धारा का मात्रक होता है। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? धारा के मान को बढ़ाने या घटाने, मान को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के
लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ट्रांसफार्मर। मतलब धारा के मात्रा को नियंत्रित करने के लिए सीधा कह सकते हो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा ये हो गया वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले यंत्र कौन सा है? यंत्र कौन सा है? तो भैया अभी हम इससे पहले बता चुके हैं जो अमीटर होता है, अमीटर से हम क्या नापते हैं? वैद्युत धारा, वैद्युत धारा। इसके बाद क्या हो गया? हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर कह दो, इससे हम क्या नापते हैं? वायुमंडल की आर्द्रता हम किससे नापते हैं? हाइड्रोमीटर से नापते हैं। ये ग्रेविमीटर हो गया, ग्रेविमीटर से क्या नापते हैं? तो हम नापते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण जो होता है पृथ्वी पे कहाँ गुरुत्वाकर्षण कम है कहाँ ज्यादा है, वो हम किससे नापते हैं? ग्रेविमीटर से नापते हैं। इसके बाद हमारा हो गया आवर्ती का मात्रक। तो आवर्ती का मात्रक हमारा होता है हर्ट्ज होता है, आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जो ध्वनि तरंग होती है उसका वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? ठोस में। जैसे आप एक कमरे में, बंद कमरे में बोलो तो उसमें आवाज बहुत तेज निकलती है क्योंकि उसमें गूंजती, तो वहां पे जो ठोस, क्योंकि हम जानते हैं कि ध्वनि तरंग एक अंदर तरंग है और इसको चलने के लिए माध्यम को आवश्यकता पड़ती है, तो ठोस बढ़िया माध्यम है ना, तो इसलिए ठोस में ध्वनि का तरंग मतलब ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। तो ऑप्शन अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा मानव शरीर का ताप होता है, तो मानव जो शरीर का ताप होता है वो कितना होता है? हमारा होता है 37 डिग्री सेल्सियस। जो सामान्य मानव के जो शरीर का ताप होता है वो हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक आश्रित शक्ति बराबर होता है, तो अभी हम बता चुके हैं कि जो एक आश्रित शक्ति बराबर होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। पहले जब क्वेश्चन शक्ति का जो मात्रा पूछा गया था तो वहां पे बताया था कि जो एक आश्रित शक्ति होता है वो 746 वाट के बराबर होता है हमारा। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो देखो सामान्यतः शुष्क वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वो होती है 343 मीटर पर सेकंड होते हैं। बाकी ध्वनि की जो चाल होती है वो ताप पर भी निर्भर करती है। ठीक, तो यहाँ पर शुष्क वायु में सामान्यतः जो लगभग में चाल होती है वो 343 मीटर पर सेकंड होती है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब हमेशा क्या होता है? घटता है। जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर जाओगे दाब हटेगा, मतलब दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तभी तो देखो जब हम पहाड़ियों पर भोजन पकाना कठिन होता है क्योंकि वहां पर जो वायुमंडलीय दाब हो जाता है वो हो जाता है कम। जो वायुमंडलीय दाब कम होता है इसलिए वहां पर भोजन पकाना कठिन होता है। तो वहां क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पहाड़ियों पर भोजन पकाना कठिन क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान कम हो जाता है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वायुमंडलीय दाब हमारा बढ़ता जाएगा। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो अभी जब हम पहला क्वेश्चन करवाते तो उसमें बताए थे कि जो प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है वो कहाँ होती है? निर्वात में होती है। और सबसे धीमी कहाँ होती है? तो हीरे में। तो यहाँ सबसे तेज पूछा है इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद लिखा विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो देखो इसमें कोई ऑप्शन तो है, तो इसका मतलब इसमें से कोई नहीं है। और हमको पता जो भैया फिलामेंट होता है वो बना होता है टंगस्टन का। जो बल्ब के अंदर एक तार लगा होता है तो वो बना होता है, बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अर्थात इसमें जो कोई ऑप्शन नहीं दे तो कोई नहीं हो जाएगा। बाकी ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है, तो ऑप्शन में टंगस्टन रहेगा हमारे। इसके बाद लिखा प्रतिरोध का मात्रक। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो बाकी हमारे ये कौन से मात्रक, जैसे एम्पियर धारा का मात्रक हो गया। यहाँ आर्ग है, आर्ग किसका मात्रक है? तो हमारा एक बल का मात्रक है। बल का मात्रक क्या होता है? आर्ग होता है। यहाँ प्रतिरोध का मात्रक बोले ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा? बी वाला हमारा सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष समय का मात्र, प्रकाश वर्ष इकाई है, इकाई कहो चाहे मात्रक, मतलब प्रकाश वर्ष किसकी इकाई अर्थात किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक को अभी वहां बताया थे 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है।
जो वाहनों की हेडलाइटों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वाहनों के हेडलाइट में हमेशा अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद लिखा पराश्रव्य तरंगे, वे तरंगे होते हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मतलब जो तरंगे होती हैं, पराश्रव्य तरंगे की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा? सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होगा? तो जो हमारा एक एंगस्ट्रॉम होता है वो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस के 10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस के 10 मीटर। तो ये लिखा है देखो 10 की घात माइनस के 10 मीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस 10। अगर कहते जाए एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है? एक नैनोमीटर। तो एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात माइनस का 9 मीटर। 10 की घात माइनस का 9 मीटर। उसी प्रकार एक माइक्रो बराबर होता है 10 की घात माइनस के 6। एक माइक्रो, अगर माइक्रो लगा तो 10 की घात माइनस के 6। अगर एक पीको कह दे, एक पीको, पीको का मतलब होता है माइनस का 12, माइनस का 12 होता है। तो ये सब पूछा था कि एक पीको किसके बराबर? 10 की घात माइनस 12 के बराबर होता है। अभी कहते हैं एक डेका किसके बराबर होता है? एक डेका, तो एक डेका बराबर होता है 10 की घात 10। मतलब अगर कभी डेका लगा तो उसका क्या लगा था? 10 की घात 10। जैसे हम कहें एक डेका मीटर किसके बराबर होता है? एक डेका मीटर। तो एक डेका मीटर बराबर होता है 10 की घात 10 मीटर। 10 की घात 10 मीटर। कहीं माइक्रो लगा 10 की घात माइनस का 6, पीको लगा 10 की घात माइनस का 12 हो जाएगा। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे, लेकिन यहाँ एंगस्ट्रॉम तो 10 की घात माइनस का 10 हमारा हो जाएगा। इसके बाद लिखा है कि किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो हमारा रंग होता है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यहाँ पे लिखा किस विद्युत चुंबकीय तरंग की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो जो गामा किरणें होती है उनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग में बनता है? तो हमको पता है मनुष्य की आंख पर जो प्रतिबिंब हमारा बनता है रेटिना पे बनता है, और प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा। जो हम कभी भी किसी वस्तु को जैसे अपनी आंख से देखते हैं तो हमारे जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना में बनता है, और हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। मस्तिष्क की जो ज्ञानेंद्रिया होती है उसको वो प्रतिबिंब को क्या बना देती है? सीधा बना देती है। तो कभी ये पूछा जाए कि जो रेटिना प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो हमेशा उल्टा बनता है। पानी की बूंदों को गोल का होने का कारण है, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है, या वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसका मुख्य कारण क्या है? पृष्ठतनाव। पृष्ठतनाव क्या है? पृष्ठतनाव किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वो अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करता है। मतलब इसीलिए तो गोल हो जाती है। तो उसका मुख्य कारण क्या है? पृष्ठतनाव। इसके बाद आकर्षण पर, ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि वहां पर पृष्ठतनाव मुख्य कारण है। इसके बाद लिखा विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो फ्यूज का पहला काम ये भी होता है कि विद्युत धारा को कम या ज्यादा, मतलब वो धारा के मात्रा को बनाए रखता है, उसे वो जलता नहीं। इसके बाद लिखा विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। देखो अगर धारा ज्यादा हो गई तो क्या होगा? वो वही फ्यूज उड़ जाता है, तो उससे हमारे परिपथ खराब नहीं होते। विभवांतर के अंदर, अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, अर्थात उपरोक्त सभी हो जाएगा। किस रंग का, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। यहाँ पे लिखा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? देखो हमको पता है कि जो हमारी आंख में जो दोष होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है निकट दृष्टि दोष, और एक होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। देखो निकट दृष्टि दोष में हमको निकट की वस्तु तो दिखाई पड़ती है परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। इसमें दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है पर निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। तो इसका उल्टा देखो, निकट में निकट दृष्टि दोष का होता है निकट वाला दोष होना चाहिए, तो इसका नहीं होता। ये होता है निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है पर दूर की नहीं दिखाई पड़ती है, और दूर में दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है पर निकट की वस्तु दिखाई
स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो अब इनको क्या होता है, इनके निर्माण के लिए लेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो इनके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, इनके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि दूर के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर दूर लेंस दूर दृष्टि दोष है तो उसके लिए उत्तल लेंस, और अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए अवतल लेंस का। अगर भूलने में दिक्कत हो रही तो देखो अवतल उत्तल। तो देखो यहाँ पर कितने अक्षर है 4 और यहाँ कितने अक्षर है 3। अब यहाँ कितने अक्षर है 2 और यहाँ कितने अक्षर है 3। तो देखो इनमें अक्षर ज्यादा तो इनमें अक्षर ज्यादा, तो जिनमें अक्षर ज्यादा तो उनमें अक्षर ज्यादा कर लेंगे, ठीक। इनमें अक्षर कम तो इनमें अक्षर कम। तो ये इसके सामने इस प्रकार देख सकते हो आप। तो यहाँ पर निकट दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए, तो वो तो अभी बता ही चुके हैं, वो किस लेंस होना चाहिए, उत्तल लेंस होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे लिखा है सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर से पास की वस्तु को हम स्पष्ट देख नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन ने गति संबंधित 3 नियम दिए थे, तो इसमें हमसे कह रहा है बल का व्यंजक अर्थात बल का सूत्र किससे प्राप्त होता है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम में हम बल का व्यंजक प्राप्त करते हैं। अर्थात बल का व्यंजक क्या होता है, बल का सूत्र F बराबर m में, m क्या है द्रव्यमान और a क्या है हमारा त्वरण होता है। इसके बाद दिया है बल्ब के भीतर क्या होता है, तो बल्ब के भीतर होता है हमारा निष्क्रिय गैस। बल्ब के भीतर होता तो हमारे बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस होती है। जो बिजली का फ्यूज का जो तार होता है, फ्यूज का तार वो बना होता है हमारा तांबा एवं टिन के मिश्र धातु। तांबा एवं टिन के मिश्र धातु से जो हमारा बना होता है फ्यूज का जो तार बना होता है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। तो आशा होगी वीडियो आप सभी लोग को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना।